नमस्कार। मृदुला गर्ग जी पर चल रहे एकाग्र की इस तीसरी कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप में से कई लोग आज निश्चय ही पूरी उत्सुकता के साथ यहां पर जमा हो रहे हैं और एक बेहद सशक्त रचनाकार को सुनने के लिए एकत्रित हैं। निश्चय ही जब भी मृदुला जी को सुनिए और जिस विधा में सुनिए, एक तो सुनते हुए उसमें खो जाने की पूरी संभावना रहती है, क्योंकि मृदुला जी स्वयं उतनी ही तन्मयता के साथ स्वयं को उसमें उतना ही डुबोते हुए पढ़ती हैं। कृष्णा सोबती जी के लिए भी यह बात कही जाती थी कि वे अपने लिखे को कई कई बार जोर जोर से पढ़ती थी। वे लेखक जो अपने लिखे को बार बार पढ़ते हैं, अभ्यास करते हैं, इससे उनके इस स्वभाव से उनका लेखन भी प्रभावित होता है। वह कहीं ना कहीं बोलता हुआ गद्य दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है। आज मृदुला गर्ग जी हमारे खास अनुरोध पर उपस्थित हैं और वे नायाब औरतें नाम से उनकी पुस्तक शीघ्र ही आ रही है। उसके कुछ एक अंश आपने शब्दांकन पर पढ़े भी होंगे और हमारे यहां भी संभवतः कृष्णा सोबती जी पर या मंजुल भगत जी पर जो अंश मृदुला जी ने पढ़े हैं, वे भी हमें पुस्तक के रूप में वहां शीघ्र ही पढ़ने को मिलेंगे। तो वे नायाब औरतें में कई कई स्त्रियों पर मृदुला जी का लिखना हुआ है। उसमें साहित्य से जुड़े लोग हैं और साहित्य से इतर भी एक स्त्रियों का जो पूरा समुदाय है, जो कोटरी है, जिनके साथ मृदुला गर्ग गहरे जुड़ी हुई हैं, वे सब वहां उपस्थित हैं। निश्चय ही उस शीघ्र प्रकाश्य पुस्तक से इस अंश को सुनना हम सभी के लिए रोचक होगा, महत्वपूर्ण भी। आज की कड़ी इसलिए भी खास है कि मृदुला जी आज उस पुस्तक से, उस पांडुलिपि से उस अध्याय को पढ़ेंगी जिसमें वे अपनी मां को याद करती हैं। तो कई बार हमने सुना है, कई इंटरव्यूज में हमने मृदुला जी को अपनी मां और अपने पिता के बारे में याद करते हुए सुना है। और क्या संयोग कि इस एकाग्र की शुरुआत में भी हमने यह बात कही थी कि मृदुला जी याद करती हैं कि अगर घर में खाना स्वादानुसार नहीं है, अपेक्षानुसार नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनकी मां किसी पुस्तक में डूबी हुई है। तो वे नायाब औरतें इस पुस्तक का इंतजार है कि शीघ्र आए और हम इसे अपने हाथों में लेकर भी पढ़ें। मृदुला जी को बुलाने से पूर्व मित्रों, रहबर जौनपुरी की एक इसी नाम से जो नज्म है, औरत नाम से, इसकी कुछ एक पंक्तियां पढ़ता हूं और इसके बाद हम लोग मृदुला जी को आमंत्रित करते हैं। रहबर जौनपुरी लिखते हैं, दुनिया के लिए तोहफा नायाब है औरत, दुनिया के लिए तोहफा नायाब है औरत, अफसाना हस्ती का हंसी बाब है औरत, देखा था जो आदम ने वही ख्वाब है औरत, बेमिसल है आईना आदाब है औरत। और यह एक लंबी नज्म है रहबर की और इसमें कई कई ऐसे शेड्स आए हैं जिसमें मां को लेकर, स्त्री पुरुष संबंधों को लेकर और तमाम चीजें आई हैं। तो मित्रों, हम अभी मृदुला जी के पास चलते हैं और नायाब औरतों में से एक उनकी मां पर उनके संस्मरण को सुनते हैं। उनके कथा साहित्य में
कैसे वे अलग अलग रूपों में उनका परिवार, उनका जीवनानुभव आता है, हम सभी जानते हैं। आज सीधे और स्पष्ट बातचीत होगी। सीधे हम एक कथाकार से बड़े मनोयोग पूर्वक लिखा हुआ उसका बेहद आत्मपरक संस्मरण सुनेंगे, स्वयं उसकी जननी पर, मृदुला गर्ग की मां पर, मृदुला जी से। जी बहुत बहुत स्वागत नमस्कार, मृदुला जी, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। और एक बार आ, सभी मित्रों की ओर से जी शुक्रिया। ये जो पुस्तक शुरू में है, ही कह देता वे हूं। नायाब औरतें, पहली बात तो उसमें लेखिकाएं बहुत कम है। गैर साहित्यकार गैर साहित्यकार लोग ही ज्यादा है। जो स्त्रियां हैं वो साहित्य नहीं लिखती, बहुत कम लिखती हैं। दूसरे जो मैं पढ़ने जा रही हूँ अंश, वो मेरी माँ पर नहीं है, मेरी माँ की नायाब सहेलियों पर है। हम अपनी माँ को कभी माँ नहीं कहते थे, क्योंकि वो उससे बहुत परेशान हो जाती थी। वो बहुत कम उम्र की थी जब माँ बन गई, और जब हम माँ माँ कहते थे तो कहने लगे माँ माँ मत कहो मुझे। तो फिर हमने मम्मी कहना शुरू किया, जो उन्हें कुछ थोड़ा सा कबूल था। अपने पिता को हम पिताजी कहते थे, बाबूजी बाबूजी डैडी पापा वो सब नहीं, पिताजी कहते थे। मगर माँ को हम हमेशा मम्मी कहते थे। तो ये मम्मी की नायाब सहेलियां हैं, मेरी मम्मी की नहीं, मम्मी की। तो ये उन पर पढ़ रही हूँ। और वो ये बहुत लंबा है असल में। तो जब मैंने इसको सोचा पढ़ने का, तो मुझे लगा ये तो बहुत लंबा है, तो फिर भी उसमें से थोड़ा मैं पढ़ दूंगी। तो पढ़ूं, जी शुरू जी करूं? स्वागत। जी स्वागत, स्वागत। मम्मी की नायाब सहेलियां। मम्मी की बचपन की दो सहेलियां थीं जो अंत तक बनी रहीं। हम उन्हें रज्जो मौसी और सुशीला मौसी कहकर पुकारते थे। वे एक दूसरे से इतनी उलट थीं कि अचरज होता था कि सहेलियां बनी रहीं। खैर मम्मी तो सभी से उलट थी, इसलिए उनको तो कोई समस्या थी नहीं। रज्जू मौसी फितरत से अदाकारा थी। हसीन गोल गोरा चेहरा, मासल होंठ, बड़ी कजरारी आंखें, तराशी हुई भवें और चौड़ा माथा, जिस पर लहरदार केश बेहद दिलकश तरीके से गिरते उठते थे। खुद ब खुद नहीं, वे गर्दन की हल्की जुम्बिश से फहराया करती थी। भरा वक्षस्थल, पतली कटी और भारी नितंब, पर जितनी कशिश उनके चेहरे मोहरे और जिस्म की बनावट में थी, उससे ज्यादा बाकी अदाओं में थी। जिस तरह गदराए होंठों को जब तक दांत से दबा बिना काटे छोड़ देती, गर्दन को झटका दे बाल माथे पर गिराती या उठाती, फिर देहयष्टि को वक्ष से पांव तक निहार साड़ी का पल्लू गिरने गिरने को होने दे सवारती, ऐसा समा बंधता कि देखने वाला मर्द हो या औरत मुंहपाश में जकड़ा रह जाता। एहसास ये होता जैसे उन्हें अपनी अदाओं का एहसास ना हो, खुद ब खुद हुए जा रही हूं। चेहरे पर कशिश ही नहीं, मासूमियत भी थी, जो उनकी अदाओं से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। कुछ देर उन्हें निहार कर ज्यादातर मर्द शेर व शायरी पर उतर आते। ये वो जमाना था जब हर पढ़ा लिखा इंसान शेर व शायरी से राब्ता रखता था। औरतों की तारीफ करने का सबसे नफीस तरीका था। अनोखा रोमानी मंजर छा जाता। सबसे ज्यादा लुत्फ माँ उठाती। दाद देकर, रज्जो मासी को देख मानी खेज हंसी हंसकर। मम्मी को उनसे रश्क न था, रज्जो रज्जो कहती थकती नहीं थी। जब मेरी उम्र 20 की हुई और रज्जू जी की 40 के करीब, तब भी उनके नाजो नखरे वही रहे। वे आती तो पति और उनसे काफी छोटी उम्र की मरहूम ननद के शोहर गवैये जगदीश साथ रहते। जगदीश की उम्र ही उनसे काफी कम थी। दुबले पतले, रज्जो मौसी जैसे नाजनीन, वे भी लहराती कमर को झटका देकर चला करते। हरदम भाभी की खिदमत में हाजिर। पान की आरजू हो तो पान हाजिर, सिर दर्द हो तो सिर दबाने को बंदा हाजिर। उनकी खिदमत से मम्मी को भी इनकार न था, पर ज्यादातर फरमाइश गजल सुनने की रहती।
के.एल. सहगल, के.सी. डे, पंकज मलिक वगैरह की गजलों की बेहतरीन नकल कर लेते थे। गले में सोज था, आवाज में कशिश, गाते तो मंजर और रोमानी हो जाता। मर्द भी गिरफ्त में आ जाते, अपने अशार भूल उन्हीं की मार्फत दाद अर्ज करते। दावतनामा तो मैं बीवी उनके शौहर को ही दिया जाता। जगदीश तो घर में बरामदे की तरह साथ हो लेते। हम रज्जो जी को मौसी जरूर कहते थे, मगर उनके पति को कभी मौसा नहीं कहा। वे डॉक्टर थे, बेहद संजीदा और कम बोलने वाले। चेहरे पर कभी नाराजगी नहीं, अशार पर धीमे से या महज गर्दन हिलाकर दाद देते, पर कोताही नहीं करते। उनको देखकर लगता था ये इंसान हर गलती माफ कर सकता है, पर उनकी शख्सियत इतनी फीकी थी कि कुछ देर बाद लोग भूल जाते कि महफिल में वे भी तशरीफ रखते हैं। एक कुर्सी, एक प्लेट नाश्ता और एक गिलास शरबत, इतने के ही तलबगार थे या मान लिए गए थे। उसके बाद सब उनकी तरफ से उदासीन हो जाते। बस कभी माँ दाद देते हुए महफिल में उन्हें शरीक मान पुकार लेती थी, जीजा जी है ना दाद के काबिल। यूं जगदीश डॉक्टर साहब की खिदमत में भी कोताही न करते, जब जरूरत होती फौरन हाजिर हो जाते। गाड़ी चलाना तो उन्हीं का काम था। चलाकर रज्जो मौसी और डॉक्टर साहब को बुलंदशहर से दिल्ली हमारे घर वही लाते थे। बुलंदशहर में भी वही उन्हें लेने लिवाने का काम करते थे और अपनी निढाल दिखती काया के बावजूद गाड़ी बढ़िया चलाते थे। उनमें सब खूबियां थी जो एक सुघड़ गृहस्थन की शोभा मानी जाती हैं। बढ़िया स्वेटर बुनते और बढ़िया खाना बनाते। गजब की हरे प्याज की सब्जी, किसी और को वो सब्जी बनाते नहीं देखा। जरूरत पड़ने पर या तफरी के लिए वे रसोई में जुट जाते और गजल गुनगुनाते रहते, यानी फर्ज का काम पूरा करने को नहीं, मजे के लिए रसोई करते थे। इतनी लियाकत के बावजूद मुझे वो जरा पसंद होते थे, घुसपैठिए मालूम होते थे। पर इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि महफिल जमाने लायक गजल खूब गाते थे। कहीं डॉक्टर साहब पर करुणा भी महसूस होती होगी, यकीनन माँ को भी होती होगी, पर उन्हें कद्दावर मर्द पसंद थे, इसलिए करुणा दया में तब्दील हो हिकारत को छू बिल आ जाती। वैसे उस परिस्थिति के लिए जिम्मेवार तो वही थे तो जगदीश उन्हीं के बहन हुई और उन्हें घर में पनाह भी उन्होंने ही दे रखी थी। वे रज्जो मौसी पर इतने आसक्त थे और खुद को उनसे इस कदर कमतर मानते थे कि उनकी खुशी से खुश हो लेते थे। उनके आराम का भरपूर ख्याल रखते, हालांकि पूरा जगदीश की मार्फत होता। डॉक्टर वे जितने भरोसेमंद हों, थे निहायत बदसूरत। पकौड़ा नाक, मिचमिची आंखें, गंजा सिर और थुलथुल बदन। बेवा माँ की सुंदर बेटी को डॉक्टर साहब से उनकी खानदानी हैसियत और उम्दा प्रैक्टिस के लिए ही बेहाया गया। अलबत्ता डॉक्टर साहब रज्जो मौसी की एक झलक देखकर इश्क कर बैठे थे, जिससे शादी को खानदानी मंजूरी आसानी से मिल गई थी। इश्क ऐसा जो बेशर्त था, हर सूरत हाल बरकरार, मरते दम तक हर बिन कही मांग को मंजूरी देता। उनका इंतकाल रज्जो मौसी से पहले हुआ, पर वो बात की बात। तब मेरा हाल ये था कि डॉक्टर साहब से कुछ पलों की मुरव्वत और जगदीश से मुसलसल बेमुराबाती के बावजूद उस रोमानी मंजर में खो जाते। रज्जो मौसी मुझे ऐसे मोहजाल में बांध लेती कि समझ जाती माँ को उनसे जलन क्यों नहीं होती। मेरी तरह वे भी उनसे मोहित रहती। वे माँ तो रोमानियत की जीती जागती मूरत थी, कोई रोमानी समा उन्हें उल्लास से भरे बिना न रहता। दूसरी वजह ये होगी कि माँ भी कम खूबसूरत नहीं थी। रज्जो मौसी से ज्यादा बुर्राक गोरा रंग, नुकीली नासिका, चमकीली आंखें और सौम्य आभिजात के भाव, बेहद दिलकश हंसी और अपनी खूबसूरती पर बला का यकीन। स्कूल में पढ़ती थी तो अपने हुस्न के लिए दोनों मेरठ शहर में मशहूर थी। बहुत से मनचले उन पर फिदा थे।
कई एक पर, कई दूसरी पर, तो कई दोनों पर। जहां रज्जो मौसी के पास रंगीन अदाएं थीं, माँ के पास रसीली जुबान थी, जो मर्दों की शायरी पर 21 पढ़ती थी। खुद डॉक्टर साहब एक आध बार कह चुके थे कि कांता यानी मेरी माँ रज्जो से ज्यादा खूबसूरत थी। यही वे लम्हे होते जब उनके संजीदा चेहरे पर मोहक सी मुस्कुराहट आ जाती, पर वो सिर्फ खूबसूरती की तारीफ होती, फिदा वे रज्जो पर ही रहते। इसलिए रज्जो मौसी को माँ से रश्क न हुआ, फिर माँ उनकी खास मुरीद ठहरी। मुझे याद है जब पिताजी और डॉक्टर साहब दोनों का इंतकाल हो चुका था और मेरी शादी को कई बरस हो चुके थे, एक दिन मम्मी से मिलने गई तो रज्जो मौसी से मुलाकात हो गई। पहले से ज्यादा सीख नुमा, लड़खड़ाता, झुका झुका बदन लिए जगदीश साहब थे। रज्जो मौसी की उम्र 60 बरस होगी। उनसे कम उम्र होते हुए भी जगदीश ज्यादा बूढ़े दिख रहे थे। वे पुलकित फक्र के साथ अपने तरक्की याफ्ता ऊंचे ओहदे पर आसीन बेटे की गाथा सुना रही थी। काफी देर तक उसके घर, साजो सामान और कंपनी में रुतबे की कहानी सुनाती रही। ये भी जोड़ गई कि वो और उसका परिवार जगदीश को अपने घर आने देने के लिए कतई तैयार न था, इसलिए वे अकेले जाती। काफी इसरार पर भी उनके साथ न रही, क्योंकि जगदीश का साथ छोड़ने को तैयार न थी। उन्होंने साफ कह दिया कि तमाम उम्र इन्होंने मेरा साथ निभाया, अब तो डॉक्टर साहब भी नहीं रहे, मेरे साथी हमदर्द जो हैं यही हैं। आशिक या हमसफर न कहा, मम्मी ने भी न जोड़ा। सोचा या नहीं, ये मैं नहीं कह सकती। मैंने अचरज के साथ देखा कि वो सब कहते हुए आंखों की कोरें भीगी होने के बावजूद वे ठीक पहली अदा के साथ होंठ दांत से चबा छोड़ रही थी, गर्दन की जुम्बिश के साथ हल्के हुआए बालों को माथे पर गिराने उठाने की कोशिश कर रही थी और छाती से पांव तक खुद को निहार साड़ी का पल्लू छाती पर कस रही थी। मुझे अटपटा जरूर लगा, पर यह यकीन भी पुख्ता हुआ कि अपनी अदाओं पर मुक्त वे बेसाख्ता उन्हें दोहराती थी। पहली बार मन में मोह के अलावा करुणा उपजी। गुजरे जमाने की रंगीनी याद आई कि देखा जगदीश ही नहीं, माँ भी मुक्त भाव से उन्हें देख रही थी। मन में पहले की महफिलें साकार हो गई होंगी, कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। रज्जो मौसी उनमें से एक थी। माहौल को पहला सा दिलकश बनाने की खातिर माँ ने जगदीश से कहा, चलो जगदीश को उम्दा गजल सुनाओ, बहुत दिन हुए तुम्हें सुने। जगदीश ने चौंक कर उनकी तरफ ऐसे देखा जैसे कोई अनहोनी बात कह दी हो। जवाब रज्जो मौसी ने दिया, कहाँ कांता, जब डॉक्टर साहब ही न रहे तो क्या गाना बजाना, क्या महफिल, अरसा हो गया सुनने का मन ही ना हुआ। जगदीश ही कहाँ गजल के सुर उठाते हैं, कभी गुनगुनाते भी ना सुना। कहकर उन्होंने आंखें पोंछी, दांत होंठ दांत के नीचे दबाकर छोड़े और अदा के साथ आंखें झपकाकर साड़ी का पल्लू गिराया और पूरा पूरा गिरने से पहले वापस संभाल लिया। हम मोहपाश में बंधने के बजाय रुआंसे हो गए। प्रेम का ये त्रिकोण और किरदार रज्जो मौसी मुझे हमेशा याद रहेगी। शायद आपने ऐसी दूसरी नायाब औरत के बारे में न सुना हो। मम्मी की दूसरी नायाब सहेली थी मेरठ के मशहूर डॉक्टर भोपाल सिंह की सबसे छोटी बेटी सुशीला। दोस्ती हुई दोनों पिताओं के बीच, प्रगाढ़ दोस्ती और रोज के मिलने जुलने की वजह से। फिर दोनों की रईसी, आन बान शान और रुतबा एक जैसा था। हमारे नाना नामी बैरिस्टर तो सुशीला मौसी के पिता उनमें ही नामचीन डॉक्टर। उनकी दोस्ती की गहराई इससे जांची जा सकती है कि हम बहनें अपने नाना से ज्यादा डॉक्टर साहब को नाना मानती थी। हमारे नाना बच्चों से प्यार मोहब्बत जतलाने में यकीन नहीं करते। वे कड़क अनुशासन में रहते।
जबकि डॉक्टर नाना खुलकर लाड जतलाते, तोहफे लाते, बाहर घुमाने ले जाते। तो सोचिए कौन ज्यादा नाना हुआ। मम्मी और सुशीला दोनों रघुनाथ गर्ल्स कॉलेज में मैट्रिक तक साथ पढ़ी। फिर मम्मी की शादी हो गई। सुशीला आगे पढ़ती रही। रज्जो मौसी भी कुछ साल वहां पढ़ी थी, मगर उनकी बेवा माँ हसीन रज्जो की जल्दी से जल्दी शादी करना चाहती थी। डॉक्टर साहब ने बहुत समझाया, माली मदद की पेशकश की, पर वे शादी टालने को राजी न हुई। तो उन्होंने डॉक्टर खानदान के एक डॉक्टर बेटे से उनकी शादी करवा दी, जिनका मैंने अभी जिक्र किया। मम्मी और रज्जो मौसी की शादी के बाद भी तीनों की दोस्ती बनी रही, बल्कि उसमें हम लोग भी शामिल हो गए। डॉक्टर सिंह जितने विलक्षण डॉक्टर थे, मतलब सुशीला मौसी के पिता, उससे असाधारण इंसान, खुला मन, खुला दिमाग और उससे खुला हाथ। मरीज का इलाज करते तो गरीब होता तो फीस लेने के बजाय मुफ्त दवा के साथ कुछ पैसे पकड़ा देते और सख्ती से कहते कुछ फल वगैरह खाओ वरना ठीक कैसे होगे। पूरे शहर ने उन्हें भगवान का दर्जा दिया हुआ था। गोरे चिट्टे, लंबे चौड़े, गठीले और कसरती बदन के मालिक थे, तो मन से नफासत पसंद, सफेद रंग के सौदाई और प्रकृति पुजारी। कोई मर्ज था तो ये कि अपनी और दूसरों की आजादी बरकरार रखने को किसी हद तक जा सकते थे। उसकी एक मिसाल ये थी कि उन्होंने अपने तीनों बच्चों को अपनी रहीम शहीम कोठी में अलग अलग 3 कमरों की कॉटेज सौंपी थी। उन पर उनकी मिल्कियत थी, जैसे चाहते सजाते, जैसे मर्जी चाहते मर्जी होती रहते। जाहिर है ठाटदार जिंदगी जीने के लिए रुपया पैसा तो डॉक्टर साहब ही मुहैया कराते थे, मगर वो तो उनका फर्ज था। बाकी आजादी में यकीन से जो उपजा था उसके लिए सिर्फ वे जिम्मेवार थे और कोई नहीं। उनके लिए वो एक फलसफे को कायम करने का प्रयोग नहीं था, पुख्ता यकीन था कि ये तो आजादी जो दी है उससे कुछ ना कुछ साकार होगा ही। आजाद ख्याल दोस्तों का मानना था कि चूंकि बच्चों की आंखों के सामने हरदम डॉक्टर साहब की दरियादिली और कायनात बंदगी की नजीर रहेगी, वे शफा और रहम के पुतले बनेंगे। उन्हें हजारों लोगों की जो असीम श्रद्धा मिल रही थी उसकी पुलक महसूस करेंगे और उसे पाने के लिए उन जैसा बनना चाहेंगे। पेशे और पसंद के लिए आजाद छोड़ा जाना और कशिश पैदा करेगा। पर एक सच्चाई जिससे डॉक्टर साहब मुंह फेरे रहे वो ये थी कि तीनों भाई बहनों के बीच प्यार छोड़ खास मेल मुलाकात भी नहीं थी। अपनी अपनी कॉटेज की चौकीदारी में मसरूफ, पढ़ाई में ऊंचाई पर आने की कोशिश में निमग्न, वे शायद ही कभी एक दूसरे के यहाँ आते जाते। अपने यहाँ बुलाते तो किसी महंगी खरीदारी, सजावट या बढ़ोतरी की शान बगाड़ने। जब बेटे नवीन सिंह ने डॉक्टरी पढ़ने की चाह जाहिर की तो तमाम तरक्की पसंद लोगों को ने कयास लगाया अब जमीन पर एक और डॉक्टर उतरने वाला था जिसके हाथ में जितनी शफा होगी उतना दिल में रहम। पर ऐसा हुआ नहीं, वो बात की बात है। नवीन सिंह ने स्कूल से उम्दा अंक और स्वर्ण पदक ले मेडिकल में दाखिला लिया तो एक शानदार पार्टी थी। उसमें दोस्तों के साथ शांता और सुशीला को भी बुलाया, बहनों को। पिता देना चाहते थे, पर जब उसने कहा अपने अहाते और बगीचे में सारा इंतजाम खुद करना चाहता है तो खुशी खुशी उसकी इच्छा का मान रखा। पर मैं ये नवीन पे क्यों अटक गई? मैं तो कहानी सुशीला मौसी की कह रही थी। वो इसलिए, मैंने कहा था ना, तीनों अपने क्षेत्र में ऊंचाई पर पहुंचने की कोशिश में निमग्न थे और क्षेत्र सिर्फ नवीन का बतलाया। उस पर यूं अटक ली क्योंकि उसके डॉक्टर बनने पर दिलदार दोस्तों ने ये सोच राहत महसूस की कि चलो नेक डॉक्टर साहब का आजादी का वो प्रयोग सफल हुआ। उस खुशी के आगे नवीन की बहनों का चुनाव और तरक्की फीकी पड़ गई थी, पर डॉक्टर साहब के लिए नहीं। उन्होंने पहले ही कह रखा था कि बतौर शिक्षा और पेशा बच्चे कोई क्षेत्र चुन सकते थे। तो जब शांता ने कहा कि वो स्पोर्ट्स में जाएगी और सुशीला ने कि वो संगीतकार बनेगी, उन्हें कुछ गलत नहीं लगा। हालांकि उस जमाने में
भले घर की लड़कियां गाना भले घर की लड़कियों का गाना बजाना अच्छी नजर से देखा न जाता था, और स्पोर्ट्स में तो शायद ही कोई लड़की पेशेवर तरीके से खेलती थी। जहां तक डॉक्टर साहब का सवाल था, उन्हें गलत लगता तो भी वो एतराज न करते। कॉलेज में दोनों ने खूब उम्दा प्रदर्शन किया, कई तमगे जीते, नाम कमाया, पर पेशी की तरह उसे नहीं अपनाया। शांता ने तो शुरू से ही नहीं। टेनिस खेलते हुए उसकी मुलाकात फौज के कैप्टन से हो गई, जो देखने में जितना कद्दावर और सुडौल था, टेनिस और पोलो में उतना ही माहिर, ऊपर से अमीर फौजी खानदान का फरसा। तो प्रेम में पड़ते ही विवाह हो गया, और पति मानसिंह के तरक्की याफ्ता रहने के साथ शांता का खेल कूद आलिशान बंगले के भीतर या क्लब में फौजी संगी साथियों के बीच महदूद हो गया। शान शौकत के मामले में वो और नवीन पासंग थे, तो रह गई सुशीला। उसने कॉलेज छोड़ने के बाद कुछ संगीत समारोह में गाया जरूर, पर सुनने वालों को मुरीद न बना पाई। तकनीक के नजरिए से संगीत पर उसकी पकड़ निर्दोष थी। कमी थी तो गले में सोज और उससे ज्यादा अदाकारी की। उसे देखकर लगता था हंसने, खिलखिलाने या रंगीन मिजाजी की मनाही थी। डॉक्टर साहब संगीत के शौकीन थे, कई उभरती गायिकाओं को आगे बढ़ने में मदद करते रहे थे, गले का सोज और रसमय प्रस्तुति के महत्व को खूब पहचानते थे, और उन्हें माकूल राय सलाह भी देते रहते थे। कई बार संकेत किया कि तकनीक से ऊपर संगीत एक कला है, जिसकी लताफत रस पैदा करने पर मुनहसर है। जब गायिका की दिली खुशी या गम को आवाज बख्शे जब गायिका दिली खुशी या गम को आवाज बख्शे, तभी सुनने वालों को गाना मसरत पहुंचा सकता है, गायकी की गिरफ्त में ले सकता है। मगर बेटी से मुंह खोलकर ये कैसे कहते कि यूं ही ज्यादातर गायिकाएं तवायफों के खानदानों से नहीं आती। कहते तो सुशीला नाराज हो जाती। उसने संगीत वैसे सीखा जैसे गणित के सवाल हल करना। उस पर भी उसकी पकड़ त्रुटिहीन थी। मम्मी कहती थी संगीत सीखने के पीछे दबी छिपी रसिक तबीयत रही होगी, पर मुझे लगता मकसद था जितना जल्दी हो सके नवीन से ज्यादा नाम कमाना। उसकी जरूरत न पड़ी। एक मराठी गायक माधवराव सुशीला के संगीत के निर्दोष तकनीक का मुरीद हो गया। खुद उम्दा गाता था, गले का सोज बला का था, अदाकारी जानलेवा, पर तकनीक में मात खा जाता था। उसने सुशीला को गुरु तजवीज कर लिया और उससे बहुत कुछ सीखा। बदकिस्मती कि सुशीला उससे खास सीख न पाई, पर कुछ ना नुकुर के बाद ब्याह करना मंजूर कर लिया। वो बीवी नवीन की बीवी रोहिणी या शांता के शौहर मानसिंह जितना अमीर तो नहीं था, पर नाम इतना था और दीवानों की गिनती बेहिसाब, एक नजरिए से उनसे ज्यादा मालदार माना जा सकता था। मुनसर इस पर है कि आपका नजरिया क्या है। शादी के शुरुआती महीनों में सुशीला मौसी खुशी से यूं छलकी पड़ती कि उनकी नाजो अदा से कोसों दूर होकर भी रज्जो मौसी का अक्स झलकारा मार जाता। रज्जो मौसी उनके ब्याह से उतनी खुश न थी, बल्कि फिक्रमंद थी कि प्रदेश और जाति के फर्क को लेकर माधवराव के पुश्तैनी हैसियत वाले माँ बाप को शादी से ऐतराज था। नाराजगी का पक्का सबूत ये था कि शादी के बाद माधवराव सुशीला को पुश्तैनी घर पूना न ले जाकर दिल्ली के किराए के मकान में लाया। घर बड़ा न था, पर बढ़िया बना था और कलात्मक तरीके से सजा था। जो हो, सुशीला मौसी की जिंदगी का वही सबसे खुशगवार वक्त था। वे रंगीन मिजाज न थी, पर वो कमी माधवराव पूरी करते थे। अब भी वे छैल छबीली न हुई, पर उनके दिन छैल छबीले हो गए। जब माधव और सुशीला मिलकर गाते तो समा बंध जाता। हम भूल जाते कि उस रस का उद्गम केवल
माधवराव के संगीत में था। सुशीला की संगत तकनीकी मानक पर निर्दोष होती और उनके साथ गाते हुए वे द्वितीय की तरह बोल मध्यम रखती। माधवराव का क्लासिकी ख्याल को इस कदर दिलकश बना पेश करना हमारे लिए अनचीना अनुभव था। कहाँ जगदीश का चलता हुआ गायन, कहाँ ये जादुई सृजन। सुशीला की तबीयत में आई मसरत तब और बढ़ी जब शादी के कुछ महीनों बाद गर्भवती हो गई और साल पूरा होते बेटी को जन्म दे दिया। माधवराव बीवी से भी ज्यादा बच्ची पर रीझ गए। नाम दिया इला। उनका गायन और आबदार हो गया, हंसी और खनकदार। सुशीला भी बात बेबात हंसने गुनगुनाने लगी और इला के लिए गाई माधवराव की लोरियां आसपास बहती हवा को भी सुकून से लबरेज कर देती। हम कभी उनके घर पर होते और उन्हें सुन पाते तो सुध बुध फूल उन्नीते हो रहते। उनके माँ बाप ने बेटी के जन्म के बारे में सुना तो रंजिश फूल बुलावे के कई हाथ लिखे। 6 महीने बीतने पर बड़े भाई राघव खुद उन्हें दिल्ली से पूना अपने पुश्तैनी घर लिवा लाने आ पहुंचे। यहां से सुशीला मौसी की जिंदगी का एक और अध्याय शुरू हुआ। खुशी से मदमाते वे पूना पहुंचे तो सुशीला ये देखकर दंग रह गई कि राव खानदान की पुश्तैनी हवेली का अधिकांश भाग ढह चुका था। जो 3 कमरे बचे थे उनमें आई बप्पा, दादा राघव, सुनीता वहिनी और उनके 2 बच्चों का सामूहिक निवास था। रसोई से सटा तीसरा कमरा शायद स्टोर था। रजाई, गद्दे, आलतू फालतू सामान अटा पड़ा था। भाभी ने बतलाया पहले वो खाने का कमरा था। खाने की मेज और 4 कुर्सियां रसोई में खिसका दी गई थी। अब तुम लोगों के लिए कमरा खाली करना था ना। कमरे की छतों का पैलास्तर जगह जगह से उखड़ा था और दीवारें बदरंग थी। बीच में जगह बनाकर एक लंबा चौड़ा पलंग डाला गया था। पुरानी वज़ा की हवेली थी, सो कमरे खुले और बड़े थे। बस रहने वालों की गिनती इतनी थी और पुरानी वज़ा का सामान इतना भारी भरकम, सब कुछ तंग मालूम पड़ता था। उन्हें मिले कमरे में जोर शोर से रेडियो बजा। वहिनी ने अपने बच्चों को आगे करते हुए कहा, आनंद और मधु यही रेडियो सुना करते हैं। आई और बप्पा भी। सुना है तुम भी गाने की शौकीन हो, बढ़िया कंपनी रहेगी। ये और मैं सुबह दफ्तर के लिए निकल जाते हैं, शाम को आते हैं। बच्चे स्कूल से जल्दी आ जाते हैं, खाने के वक्त तुम्हें कंपनी देंगे। रेडियो से आते फिल्मी गानों के शोर से सुशीला का दिमाग भन्ना रहा था कि वहिनी ने दोनों बच्चों को ठेला और वे उससे लिपट गए। कहा, चाची आप भी सुनना, कहकर वापस आई के पास भाग गए। जो सिखलाया था कह दिया। अब माधव ने उसे हल्के से ठेला तो उसने आगे बढ़कर दोनों बच्चों के सिर पर हाथ फेर पलांश को अपने से सटाया। कहा, बड़े प्यारे बच्चे हैं और उनके लिए लाए उपहार उन्हें पकड़ा दिए। माधव ने फिर उसे ठेला और मशीन वत झुककर उसने आई और बप्पा के पांव छुए और उपहार अर्पित किए। आई के लिए सोने का नेकलेस और 9 गज की भारी कांचीपुरम साड़ी, बप्पा के लिए वेस्ट, धोती, कुर्ता, पगड़ी समेत बढ़िया पोशाक और सोने की चेंज। वे लोग संतुष्ट लगे, आशीर्वाद भी दिया। बेटी को असीसा। कहा, लक्ष्मी बगैर घर सूना था। नामकरण होगा तो मैं जानता हूं नाम स से निकलेगा, सुबह लक्ष्मी रखेंगे। बप्पा ने फैसला सुनाया। ताई ने सूचना दी, परसों नामकरण होगा, सब रिश्तेदार आएंगे, बहू को ससुराल के गहने कपड़ों में सजाएंगे हम और बिटिया को। क्यों सुशीला ताई? शाम जैसे तैसे गुजरी। इला काफी समय रोती रही। होता है, नई जगह है ना, सुनीता ताई ने कहा, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा, तब तक हम लौट जाएंगे। सुशीला ने सोचा और कुछ राहत महसूस की। पर हे परमात्मा, परसों से उसे सुबह लक्ष्मी पुकारना पड़ेगा। गायिका सुबह लक्ष्मी पर उसकी अपार श्रद्धा थी।
पर बेटी का नाम इतना बोझिल नहीं रखना चाहती थी। कमरे में पड़े पलंग के काठ के फ्रेम की तरह। माधव ने एक बार भी पप्पा से नहीं कहा कि बेटी का नाम तो इला है। बिस्तर पर लेटी तो थकान और इला के चुप हो जाने के बावजूद नींद ना आई। इस पूरे घर से बड़ी तो पिता की कोठी के एक हिस्से में बनी उसकी कॉटेज थी। वहां वो अकेली रहती थी, किसी का दखल न था। पूरी रात उसे मेरठ की कॉटेज याद आती रही। दिल्ली में माधव राव के साथ चाव से बसाया घर नहीं, जैसे वो सीधी मेरठ से पुणे आई हो। माधव राव पलंग पर लेटते ही गहरी नींद सो गया। सुशीला ने 2-4 बार जायजा लिया, हर बार वो आराम से सोता दिखा। उसका माथा और भन्नाने लगा। वो उसे मीठी नींद से जगाना नहीं चाहती थी, पर खुद को रोक नहीं पाई। बांह पकड़ हिला दिया, हल्के से, प्यार से। जैसे ही वो कसमसा कर सोया हुआ, गोली सा उसके मुंह से निकला। इला का नाम क्या सुबह लक्ष्मी रखना पड़ेगा? वो कुछ और कहना चाहती थी, राग भरा, स्नेहिल, पर इतनी देर से दिमाग में जो चल रहा था मुंह से निकल गया। उसकी तबीयत की बनावट जो अधीर थी। अच्छा तो है, इतनी मशहूर गायिका का नाम, उसने अलसाए स्वर में कहा। और सोने को हुआ कि सुशीला फट पड़ी। हम यहाँ कितने दिन रहेंगे? अभी तो आए हैं, उसने उसी अलस भाव से कहा। नहीं बतलाओ, प्लीज 2 मिनट बाद सोना। पहले बतलाओ हम वापस कब जाएंगे? सोने दो। इन 2 सालों में पहली बार माधव ने कठोर स्वर में कहा और करवट बदल सो गया। पहली रात बीती, अगला दिन भी। नामकरण हुआ। सास ससुर की दी साड़ी और गले में कंठी पहन उसने न जाने कितने रिश्तेदारों के पांव छुए। आशीर्वाद आया, नेक भी। लहंगे में सजी इला सुबह लक्ष्मी बन गई। सिर्फ सुशीला उसे इला पुकारती रही। उन लोगों ने अचरज जताया तो कह दिया वो उसके लिए मेरा प्यार का नाम। वे हंसी, पर माधव नहीं। उसने सुशीला को डपट कर कहा, इला नाम से पुकारने की जरूरत नहीं है। क्यों? आप ही ने तो प्यार से रखा था। अब मैं कह रहा हूं मुझे पसंद नहीं है, मत कहो। मेरे मुंह पर वही चढ़ा है, निकल जाता है। कैसी मोटी बुद्धि है, बिना सोचे शब्द मुंह से निकल जाता है। सुशीला अवाक देखती रह गई। वो बाहर निकल गया। रात को लौटा तो उसने बड़े अनुराग से पूछा, किसी बात से परेशान हो? एकदम बदले बदले लगते हो। कुछ है तो मुझे बतलाओ प्लीज। मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ, जानते हो ना? तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। पहले वो टाल गया, पर मनोहार करने पर बोला, रुपए पैसे की तंगी है, उसका कुछ उपाय सोच रहा हूँ। मैं संगीत के लेक्चरर की नौकरी कर सकती हूँ, उसने तत्परता से कहा। घर से बाहर वक्त गुजारने का इंतजाम तो हो। नामकरण के अगले दिन से घर का सारा काम उसके हिस्से आ गया। सुबह दादा ताई के लिए लंच पैक करके देना, फिर आई अप्पा का खाना, उसके निपटने तक आनंद मधु स्कूल से लौट आते, उनकी देखभाल में जुट जाना। खाना खिलाने में दिक्कत न थी, सबके साथ हो जाता था। पर वे आते ही रेडियो फुल वॉल्यूम पर चला देते। वो उससे उसके सिर में ऐसा भयानक दर्द उठता, खाने से मितली आने लगती। पहली रात के बाद कोशिश करने पर भी माधव से पूना से दिल्ली लौटने के बारे में बात ना हो सकी। एक बार रेडियो के शोर की शिकायत की तो एकदम आग बबूला हो गया। कुछ ज्यादातर घर से बाहर रहता था, नहीं जानता था रेडियो कब चलता है कब नहीं। कब नहीं की तो नौबत ही नहीं आती थी। लगा रफ्ता रफ्ता उसका गाना छूट रहा था। एक दिन दादा ने बतलाया, माधव कई घंटे पास के अखाड़े में कसरत करता है, पता नहीं क्या जुनून है। माधव से पूछा तो जवाब मिला, तो बस और कुछ नहीं। उसने संगीत के लेक्चरर पद के लिए पास के कॉलेज में अर्जी भेज दी थी। कुछ दिन बाद उनका हाँ में जवाब आया। बहुत प्यार से माधव को बतलाया और पूछा, कर लो ना नौकरी। माधव ने हाँ ना कुछ ना कहा, पर उसके मन में उम्मीद बन गई।
एक रास्ता नजर आया और मनोहर जारी रखी। कुछ दिन बाद दादा और ताई के सामने उसने बात चलाई। सोचा वे भी दफ्तर जाते हैं, उसके जाने पर नाखुश नहीं हुए। वाजिब सवाल पूछा, सुबह को कौन देखे? बाई रख लेंगे, कमाई होगी तो उसका खर्चा निकल आएगा। ताई ने कहा, ठीक तो है, आनंद मधु को भी देख लेगी। शाम को माधव घर आए तो खुशी खुशी पूरा वाकया बयान कर दिया। उनका पारा एकदम 7वें आसमान पर चढ़ गया। ऊंचे सुर में बोले, क्या जरूरत थी उनसे आपस की बात कहने की? सुशीला हतप्रभ रह गई। गले की खराश से गायन के सुर बिगड़ जाने के डर से वे ऊंचे सुर में कभी नहीं बोलते थे। इतना गुस्सा होते पहले कभी नहीं देखा था। कुछ कहती उससे पहले वे सिर हाथों के में भींच कुर्सी पर लुढ़क गए। सुशीला दौड़कर पानी लाई, पिलाने की कोशिश की, पर उन्होंने आंख न खोली। ताई को उनके पास रहने को कहे पड़ोस के डॉक्टर को बुलाने भागी। जब तक वो आया चेतना कुछ लौट आई थी। डॉक्टर ने जांच की, कहा ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, दवा लिख रहा हूं, मंगवा। फिर झल्ला कर बोला, अरे रेडियो तो बंद कीजिए, इस कान फोड़ू शोर में मरीज आराम कैसे कर सकता है? इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। दिमाग पर बोझ न डालें, दवा लिख दी है, फौरन मंगवा कर दे दीजिए। सुशीला दवा लेने चली गई। लौटी तो देखा एक तरफ इला चीख कर रो रही थी, दूसरी तरफ रेडियो बंद होने पर आनंद और मधु रसोई में माधव के लिए भाभी दलिया बना रही थी। उनके हिसाब से वो हर बीमारी का इलाज था। दादा ने बच्चों को डांट कर चुप रहने को कहा तो आई बप्पा अलग चिल्लाने लगे। सुशीला ने दवा दी, इला को दूध देकर चुप करवाया कि बप्पा ने रेडियो फिर चालू कर। बोले, चुगत डॉक्टर, रेडियो संगीत से मन को शांति मिलती है, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता। सुशीला सुनीता ताई के पैरों पर गिर पड़ी। प्लीज ताई, कुछ दिन रेडियो को आई बप्पा या अपने कमरे में रखवा दीजिए, इनकी ठीक होते ही वापस रख लेंगे। ताई ने उसे दिलासा दिया, पर जब भी दोनों दलिया लेकर कमरे में लौटी तो माधव वहां नहीं थे। कहाँ चले गए? डॉक्टर ने आराम करने को कहा था, दोनों ने एक साथ कहा। आपने रोका नहीं? दादा कुछ कहते कि बप्पा फट पड़े। अरे सुने तब ना, उठा और एकदम बाहर निकल गया, हम पुकारते रह गए। सुशीला इला को उठा बाहर ढूंढने निकली, ढूंढती कहाँ? गया कहाँ है पता होता तब ना ढूंढती। तभी ख्याल आया, दादा ने कहा था पास के अखाड़े में जाता। बेख्याली में वहीं चल पड़ी। अखाड़े के गुरुजी स्त्री के वहां आने पर नाराज हुए, पर माधव अंदर बेहोश पड़ा, इसलिए उसकी हालत देख इतना ही कहा, अरे अक्ल है कि नहीं, इस हालत में यहाँ क्यों आने दिया? सुशीला क्या कहती, बस रो दी। दो पहलवान उसे लाद कर घर पहुंचा गए, सख्त हिदायत के साथ कि जब तक बिल्कुल दुरुस्त ना हो जाए उधर रुख ना करे। घर पहुंचे तो ये रेडियो यथावत चिंगाड़ रहा था। सुनीता ने आगे बढ़कर स्विच बंद कर दिया, सख्त स्वर में पति से कहा, इसे आई बप्पा के कमरे में रख दीजिए, वहीं जाकर सुनिए आप लोग। किसी ने उन्हें ऐसी कड़क दृढ़ आवाज में बोलते न सुना था, जैसे रानी अहिल्याबाई हो। राघव ने फौरन रेडियो का तार निकाला और उठाकर दूसरे कमरे में ले गया। डांटते फटकारते जोरू का गुलाम कहते आई बप्पा और भजक आनंद मधु पीछे गए। माधव को पानी के छींटे मार और हाथ पांव मार दोनों स्त्रियां होश में लाने की कोशिश कर रही थी कि दूसरे कमरे में दुगनी चिल्लाहट के साथ रेडियो हरकत में आ गया। सुशीला ने समझा कमरा बदलने से खास फर्क पड़ने वाला नहीं। दवा पथ्य और आराम के सहारे माधव कुछ दिनों में काफी स्वस्थ हो चला। अब वो बाहर जाने के लिए कसमसाने लगा। बार बार कहता, वर्जिश करने से देह और मन दोनों की सेहत बनी रहती थी। जरा सा ब्लड प्रेशर क्या पड़ा, तुम स्त्रियों ने मुझे नाकारा बना दिया। मुझे बहुत रुपया कमाना है, सिर्फ गायकी से कैसे आएगा? बप्पा के लिए मैंने कभी कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा है पुरानी जायदाद वापस लेनी है, मैं ला कर रहूंगा। मुझे बाहर निकलना होगा।
फिर धीरे से सुशीला से कहा, संगीत की इस भौंडी पैरोडी से मुझे बचाओ। जब से रेडियो आई अप्पा बप्पा के कमरे में गया, उसका कान फोड़ू शोर सुबह शुरू हो जाता और शाम तक मुतवातिर चलता। अब बप्पा खुद उसे चला लेते थे। बच्चों से के स्कूल से लौटने की राह नहीं देखनी पड़ती थी। उनके सबके लिए वो महज ऊंचा बजता गायन था। पर माधव और सुशीला गायक थे। वो शोर सीधा उनकी आत्मा पर वज्राघात करता था। सुशीला माधव की तड़प को समझ रही थी। उसने नहीं पूछा कि वर्जिश करके सेहत बन भी गई तो उसके सहारे दौलत कैसे कमाई जाए, जायदाद कैसे बनेगी। बस बाल सहलाकर माथा चूमा और कहा, आपने एक बार मुझे गुरु माना था, अब गुरु दक्षिणा मांग रही हूँ। मुझसे वादा करें, कुछ दिन वर्जिश नहीं करेंगे और जो मन चाहे करें, जहां मर्जी आए जाएं, जहां भी सुकून पा सके, जहां शोर शराबा ना हो। सोचा 1-2 दिन बाद कहेगी, क्यों ना वे कुछ दिन मेरठ में उसकी कॉटेज में चलकर आराम करें। खामोशी और सुकून मिलेगा, तबीयत संभल जाएगी तो लौट आएंगे। यहाँ आकर धन दौलत जमीन जायदाद का कैसा भूत सवार हो गया सिर पर। उसे यकीन था इस गोरख धंधे से निकल सके तो वापस संगीत की दुनिया में लौट जाए। पर माधव की दिमागी और जिस्मानी हालत ऐसी रही कि जब मौका मिला तो महज इतना कहा कि एक बार मेरठ चलकर बाबूजी को दिखला देते। इतने बड़े डॉक्टर हैं, बेहतर दवा तजवीज कर देंगे। उसने अपने पिता को उसकी तबीयत का ब्यौरा लिख भेजा था और उनका जवाब आया था कि फौरन मेरठ चले आओ, उन्हें माकूल इलाज की जरूरत। माधव ने तो देखेंगे कहकर टाल दिया। भोपाल सिंह ने इसी आशय का खत माधव के बप्पा और भाई को भी लिखा, पर बप्पा ने तमतमा कर मना लिख दिया। आप क्या समझते हैं, हम अपने बेटे का इलाज कराने लायक नहीं? राघव ने जरूर सम्मान के साथ लिखा कि वो खुद यही चाहता है, पर जब तक बप्पा नहीं मानते कुछ नहीं कर सकता। बप्पा थे कि डॉक्टर समधी के रुआब तले हीन भाव से भरे अपने बेटे से दुश्मनी निभा रहे। पुरानी वजह की खंडर हवेली की तरह ही था उनका खंडित विखंडित अहम। 2-4 बार और माधव का ब्लड प्रेशर सहसा हाई हुआ और वह नींद बेहोशी की हालत में पहुंच गया। पर न मेरठ जाना हुआ, न रेडियो के शोर में कमी आई। हर बार वो मन का निश्चय पक्का करती कि जल्द में माधव को मेरठ चलने के लिए मना ले। कई महीने बीत गए। माधव की सेहत ऊब चूप चलती रही। कोई बात कहनी शुरू करते ही वो इतना बेजार हो उठता कि चुप होना पड़ता कि कहीं ब्लड प्रेशर बढ़ ना जाए। पड़ोस के डॉक्टर ने कई बार कहा, अस्पताल ले जाकर दिल का पूरा चेकअप करवा लो, वो भी ना हुआ। बस माधव वर्जिश छोड़कर योग करने लगे। योग के गुरु का कहना था, ऐसी कोई बीमारी या विकार नहीं, दिल का, फेफड़ों का, पेट का या और भी आए बाएं शायद, जिसे डॉक्टर ब्लड प्रेशर या डायबिटीज का नाम दें, जो नियमित योगासन से ठीक ना हो। माधव पर जो जादू कभी संगीत ने किया था, अब योग ने। जितनी बार गुरु योगासन लगाने को कहते, उससे ज्यादा बार गड़गड़ाता। बदन दर्द करता तो गुरु चेले सब कहते, ये अच्छा चेला है, अगली बार आसन करोगे तो दर्द चला जाएगा। साधना नियमित करनी हो, तभी उत्तम लाभ मिलेगा। सुशीला ने भी खुद को समझा लिया। बाबूजी को लिखा तो उन्होंने कहा, योग अच्छी चीज है, पर साथ में टेस्ट और दवा हो तभी इलाज मुकम्मल होगा। माधव ने हंसकर टाल दिया, कहा सब अपने अपने फन पर नाज कर रहे हैं। खींच के बजाय हंसी, ये शायद अच्छा चिन्ह था। शायद योग उसे वापस संगीत की महफिलों में जाने लायक बना दे, तब हर तरह की खुशहाली लौट सकती है, कम से कम माधव की जिंदगी में। योग साधना के दौरान उसने ब्लड प्रेशर चेक करवाना छोड़ दिया। कहा वहम पैदा करने का क्या फायदा। वो जटिल से जटिल आसन सफलता से लगाने लगा। उसका उत्साह अति पर पहुंच आवेश में बदलने लगा।
जैसे योग उसका पूरा संसार हो। गैर हर घर से गैर हाजिरी का वक्त बढ़ता जा रहा था, पर जब लौटता खुश दिखता। हालांकि बदन पसीने से लथपथ होता और सांस तेजी से चल रही होती। आते ही बिस्तर पर लेट जाता और रेडियो के कोलाहल के बावजूद सो जाता। उसके घर लौटने पर कभी सुनीता ताई ही रेडियो का सुर कम कर आती। न जाने क्यों ये सोच सुशीला बेहद घबरा जाती कि ताई माधव के लिए चिंतित थी। उसने ना कोई नया काम शुरू किया, न अरसे से संगीत की सभा में गया। धीरे धीरे निमंत्रण आने कम होते होते लगभग बंद हो चले। पर उसे रंजिश न थी, वो खुश दिखता, ज्यादा ही खुश। सुशीला की समझ में ना आता कि वो उसके साथ खुश हो या फिक्रमंद। फिलहाल उसने बाबूजी को लिख दिया, माधव की तबीयत संभल गई। फिर एक दिन अचानक बिना पूर्व संकेत माधव का पार्थिव शरीर घर आया। 4 गमगीन योगाभ्यासी कंधों पर उठाकर लाए। जमीन पर लिटा असंयमित हो रो दी। कहा वहीं योगाश्रम में दिल का दौरा पड़ा। गुरुजी ने अपनी पूरी विद्या का प्रयोग करके हर संभव तरीके से दोबारा श्वास दिलवाने का प्रयास किया। दिल के नामी डॉक्टर को भी बुला भेजा, पर कुछ काम ना आया। दिल में दोबारा धड़कन पैदा करने की डॉक्टरी कोशिश उतनी ही नाकाम रही जितनी गुरुजी की तमाम विद्या। ये भी कहा उन जैसा आसन आश्रम में कोई नहीं लगा सकता। बस गुरुजी ने जितना कहा उससे कहीं ज्यादा अभ्यास कर डाला। तभी उनके कहने पर भी ब्लड प्रेशर चेक नहीं करवाया, कह देते थे बिल्कुल ठीक है। सुशीला निस्तेज निस्तब्ध माधव के बराबर बैठ गई। रेडियो के चिंगाड़ने के बीच आई बप्पा सिर छाती पीठ चीख कर रोने लगी। उन्हें देख आनंद मधु भी जोर जोर से रोने लगी। सोती इला जगकर अलग रो दी, पर किसी को रेडियो बंद करने का ख्याल नहीं आया। वो बदस्तूर चीखता रहा। योगाश्रम से आए एक युवक ने सुशीला से पूछा, रेडियो बंद कर दूं? सुशीला ने जवाब न दिया। सिर उठा ऐसी वक्र दृष्टि से देखा कि वो अवसन्न रह गया। बाकी युवक जमीन पर बैठ माधव यादा को याद कर धीमे सुर में विलाप करने लगे। सुशीला नहीं रोई, न कुछ पूछा न कहा। क्रंदन सुन पड़ोसी आ पहुंचे। उन्होंने राघव को सूचना दी। कुछ देर बाद वो और सुनीता पहुंचे। सुनीता ने आते ही रेडियो बंद किया, फिर इला को गोद में उठा चुप कराया। लोहे की शिला मानिंद सुशीला निसंबंध बैठी रही। उसके बदन में न हरकत हुई न उनकी तरफ देखा। फिर जो हिंदू परिवार में मृत्यु के बाद होता है हुआ। पूरे व्यापार के दौरान सुशीला रोई नहीं। धीरे धीरे लोहे की शिला से मशीन गढ़ी गई, ऐसी मशीन जो हर काम समय पर नियमानुसार करती और महसूस कुछ न करती। न स्नेह न संवेदना न पीड़ा। माधव से मिलन के बाद जो उसकी प्रकृति में रस और माधुर्य आ मिला था, आत्मसमर्पण का भाव पैदा हुआ था, हंसने का कौशल सर्जित किया था, तिरोहित हो गया। ससुराल में माधव को विकट स्थितियों से बचाए रखने की खातिर जो करुणा और सहनशीलता अर्जित की थी, विसर्जित हो। इला की पूर्ववत देखभाल करती रही। खबर पाकर बाबूजी आए। शांता और मानसिंह भी, मां नहीं आई, अस्वस्थ थी। वो शांता से गले लगकर रोई नहीं, न अपना दुख बांटा। उनके बीच स्नेह का रिश्ता ही नहीं था। पर वो बाबूजी के सीने से भी न लगी। डॉक्टर होने के नाते वे चाहते थे वे रोए, बोले, दुख जतलाए, पश्चाताप करे, कुछ भी करे, बस करे। पर वो ये भी जानते थे कि हालात से उबरने के लिए उसे वक्त देना होगा। जो बदलाव आएगा वक्त के साथ आएगा, जबरदस्ती नहीं लाया जा सकता। 13वीं के बाद जब उसने सहज भाव से कहा, मैं और इला आपके साथ मेरठ जाएंगे,
तो उन्होंने भी उतने ही सहज भाव से पूछा, परसों की टिकट करवा लूं? कल चलेंगे, सुशीला ने कहा। घर वालों को उसने नजर भर देखा भी नहीं, सिर्फ सुनीता के पांव छू मन से धन्यवाद कहा। अगले दिन वे मेरठ के लिए निकल गए। इला के साथ सुशीला मौसी मेरठ पहुंची तो बाबूजी ने कोठी के 2 बढ़िया कमरों में उन्हें ठहराया, पर वे उनकी कॉटेज के कमरे, उसकी कॉटेज के कमरे न थे। उस पर ताला लगा दे सहज भाव से कहा, मेरी कॉटेज का ताला खोल दीजिए बाबूजी, वहीं रहूंगी, सफाई वगैरह करवा लूंगी, फिक्र मत कीजिए। बात ये है सुशीला, बाबूजी बेहद असमंजस में दिखे, तुम तो यहाँ थी नहीं, तो नवीन ने उसमें अपना दवाखाना खोल लिया। अमेरिका गया है तो ताला पड़ा है, उसका असिस्टेंट मेरे दवाखाने से जरूरी मरीजों का नुस्खा दोबारा बना देता है। पर वो मेरी कॉटेज है, आपने कहा था वो हमेशा मेरी रहेगी, सुशीला ने इतने निर्भाव सुर में कहा। डॉक्टर गोपाल सिंह घबरा, ऐसी शांत तो वो कभी न थी। हाँ बेटी, कहा था, मैं अपनी जबान से फिर रहा हूँ, नवीन लौटेगा तो बात करूंगा, पर वो बहुत अड़ियल और बदजुबान है। मैं रहने दीजिए बाबूजी, मैं नहीं चाहती वे आपसे बदतमीजी करें। मैं तुम्हारे लिए नई कॉटेज बनवा दूंगा, इसी बगीचे में, हरियाली और फूलों से लदी, तुम देखना। डॉक्टर साहब की आंखें भर आई, पर सुशीला बेअसर रही। कॉटेज को लेकर जो पल भर को भाव उमड़ा था वो भी गला। मेरे ख्याल से काफी देर पढ़ लिया मैंने, अब बंद करूं? जी जी। नहीं, अच्छा लग रहा है, लोग जुड़े हुए हैं मृदुला जी। और कितना अभी टाइम तो हो गया बेहद मुझे? टाइम आधा तो हम घंटे, सभी लोग 1 घंटा हो गया क्या? होने इतना वाला है, समय हो मगर गया? हम जी 1 घंटा होने को है, मगर हम सभी लोग समय को भूल चुके हैं। जिन तमाम तरह की घटनाओं के बीच ये चरित्र सुशीला का उभर रहा है और आगे जो चीजें आएंगी, सभी लोग उसको सुनने के लिए उत्सुक हैं। तो आग्रह है पढ़ देती कि हूँ, जब ये तक थोड़ी सी ज्यादती है मगर अब पढ़ देती हूँ। हाँ साल जी गुजरते बगीचे में बेहद खूबसूरत कॉटेज तैयार हो गई। सुशीला शुक्रगुजार हुई पर खुशी का इजहार न किया। इला जरूर मौज से मदमाती फिरकनी सी कॉटेज की परिक्रमा करती दौड़ती रही, पर ज्यादा देर नहीं। भागने में जरा पैर फिसल कर खरोंच के आई, सुशीला ने डांट कर उसे वहीं बिठा दिया और देर तक मरहम पट्टी करती रही। डॉक्टर साहब ने कहा, जरा सी खरोंच है, मर्क्यूरोम लगा दो। पर सुशीला ने सशंकित आवाज में कहा, कब खरोंच घाव बन जाए, और घाव गैंग्रीन, पहले से पता नहीं होता। डॉक्टर मैं हूं सुशीला, तुम नहीं। कह रहा हूं मामूली खरोंच है, मर्क्यूरोम लगा दो। सुशीला ने जिरह नहीं की, पर नाना को इला के आने वाले कठिन दिनों का एहसास हो गया। वक्त के साथ सुशीला मौसी का जरासीम का डर हर हद पार करता गया और इला की जिंदगी पर पाबंदी लगाता गया। मम्मी जब भी मेरठ जाती, सुशीला मौसी के साथ उनकी कॉटेज पर ठहरती। कई बार मैं उनके साथ रहती। मंजुल को मौसी का अनुशासन तनिक न सुहाता, पर इला से 6 साल बड़ी होते हुए भी मैं इला के साथ कॉपी में रंग भरते या चित्रों वाली किताबें पलटते वक्त बिता सकती। पर वहां भी उनका अनुशासन बेफिक्री को धता बतलाता रहता। एक दिन में 1 पन्ना रंगने की इजाजत थी, मैं साथ हूं तो 2। आजादी के अभ्यस्त मैंने पहली बार इला के साथ मिल 4 पन्ने रंग डाले। इला ने मना किया तो मेरी शक पे वो भी तरंग में आ गई। मौसी ने देखा तो डांटा डपटा नहीं, सूने भाव से कॉपी कब्जे में कर ली और कहा, गलती की ना, अब कॉपी 2 दिन बाद मिलेगी। इला ने सॉरी नहीं कहा, जिद नहीं की, रोई नहीं, मरे मन से एक तरफ बैठ गई। मैंने जरूर कहा, इला ने नहीं, मैंने पन्ने रंगे थे। पर मौसी का संक्षिप्त उत्तर था, कॉपी उसकी थी, नियम उसे मालूम था, इसलिए सजा उसे भुगतनी होगी। तब 4 बरस की बच्ची ने जो नियम पालन सीखा, साल दर साल
कड़क होता गया। ऊपर से जरासीम का डर उसे न खुलकर खेलने देता, न कहीं आने जाने। स्कूल से घर और घर से स्कूल, मौसी की निगरानी में, क्योंकि वे उसी स्कूल में पढ़ाती थी जिसमें इला पढ़ती थी। गणित, संगीत नहीं, गणित। संगीत को उन्होंने कभी हाथ नहीं लगाया, न इला को सीखने दिया। वो कभी गुनगुनाती तो मौसी टोक देती, गणित की कॉपी लेकर आओ, सवाल हल करने का अभ्यास करना। इला को संगीत और खेल कूद दोनों में दिलचस्पी थी, अपने पिता की सही वारिस थी। इतनी पाबंदियों के बीच पलने बढ़ने का जो नतीजा हो सकता है वही हुआ। इला को अस्थमा हो गया। डॉक्टर नायरा ने बहुत समझाया, मनोचिकित्सक दोस्त से तस्दीक करवाई कि उसका सांस तभी फूलना बंद होगा जब उसे सामान्य जीवन जीने दिया जाए। पर सुशीला पर कोई असर नहीं, बल्कि अस्थमा के दौरों से बचने के लिए पाबंदी और बढ़ा दी। जैसे जैसे बड़े होने पर जिंदगी के बारे में मेरी समझ बढ़ी, मौसी के दोहरेपन पर काफी अचरज हुआ। एक तरफ वह कहती, माधव की मृत्यु अत्यधिक वर्जिश और डॉक्टरी इलाज न मिलने से हुई, इसी डर से वे इला को कसरत और योग से दूर रखती। दूसरी तरफ उनकी प्राकृतिक उपचार पर आस्था और बरसों तक उस पर अभ्यास इतना था कि वो किसी उम्दा हकीम वैद्य की तरह हो गई। क्यों था ये विरोधाभास? किस तरह उपजा था? कुछ बुरा बरस बाद समझ में आया, प्राकृतिक उपचार डॉक्टरी इलाज को नकारता नहीं, उसके नाकाम होने पर उसका विकल्प बनता है। उन्हें लगता होगा वो पहले उसमें पारंगत हो जाती तो माधव को बचा लेती। एक यही विरोधाभास नहीं था उनमें, अनेक थे जिन्हें हमने 15-16 बरस की उम्र में देखा, परखा और बिला पूरी तरह समझे याददाश्त में टांक लिया। एक का जिक्र कर चुकी, अब आगे। साल में कम से कम एक बार सुशीला मौसी एकदम नई शैली के परिधान में हमारे घर पधारती। कपड़ों का रंग भले अलग रहता, पर प्रदेश के हिसाब से इला हूबहू वैसे परिधान में होती। अपनी मर्जी से मौसी के हुक्म पर बतलाने की जरूरत नहीं है। उनके साथ मौसी से कुछ कम पर इला से काफी ज्यादा उम्र का एक सलोना युवक रहता। पहली बार उसका परिचय करवाते हुए उन्होंने कहा था, ये हमारे दोस्त महेंद्र राणा है। हमारे, मेरे नहीं, यानी उस दोस्ती में इला शामिल थे। नेपाल से हैं, रेखा गणित के धुरंधर विद्वान। माँ बेटी का परिधान 100% नेपाली था। कुछ नेपाली व्यंजन भी साथ लाई थी जो राणे जी के भेंट थे और इला तक को खाने की इजाजत थी। मौसी का बर्ताव ज्यादा मधुर और खुशमिजाज था। पल भर को मुझे उनकी शादी के शुरुआती दिन याद आ गए, पर लगा नहीं वो भ्रम था। मौसी की स्थूल काया, रुक्षता पर माधुर्य का आवरण, इला का निस्तेज चेहरा मुझे यथार्थ में खींच लाए। पर ये यथार्थ कुछ फर्क था। मौसी महेंद्र राणा की बातों पर मुस्कुरा कर जवाब दे रही। इला पर निगरानी बीच बीच में बिला जाती। मैंने इला से कहा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, हमेशा यही लिबास पहना करो। इला खुश हो मुस्कुरा दी। मौसी बेफरी नहीं, हल्के स्मित से कहा, कैसे, हम नेपाल में थोड़ा रहते हैं, ये तो फैंसी ड्रेस है। इला अकेले पहनने में कतरा रही थी तो मैंने कहा, चल मैं भी पहन लेती। मूड अच्छा देख मैंने पूछा, इला को अपने कमरे में ले जाऊं? तो अनुमति मिल गई। हम अपने कमरे में आ गए, पर मंजिल बैठक में अटकी रही, मौसी और राणा की दोस्ती का जायजा ले। वो मुझसे 2.5 साल बड़ी थी, पर रोमानी कहीं ज्यादा। कमरे में इला ने हंसकर चुपके से मुझे बतलाया कि दोनों ड्रेस महेंद्र राणा नेपाल से लाए थे। पहनने में आनाकानी इला ने नहीं की थी, मौसी ने। पहनने में आनाकानी इला ने की थी, मौसी ने नहीं। हम हंसी खुशी गप्पे मारने लगे। इला कुछ गुनगुना उठी तो मैं पीछे पड़ गई कि कुछ गा कर सुनाए। आई से मत कहना, आगा कर। उसने जो गाया मेरी आंखें गीली कर गया। शुरू बचपन में सुनी माधव मौसा की लोरी याद आ गई। मुझे शास्त्रीय संगीत की पहचान नहीं थी,
पर इतना शौक जरूर था कि सोज और सुर आत्मविभोर कर दें। काश इला खुलकर गा सकती, संगीत का अभ्यास कर पाती। उसने डर डर कर 2 गीत और गाए। गाना शुरू कर देती तो मन की खुशी डर को मिटा देती। हालांकि 9 साल की इला मुझसे 6 साल छोटी थी। क्या गजब गाती थी। राजदा होने ने हमारी दोस्ती की नींव रख दी। मौसी और इला के चले जाने के बाद मंजुल बैठक से लौटी और मुझसे बोली, क्या ख्याल है तेरा? मौसी और राणा के बीच चक्कर चल रहा है ना? पता नहीं, इला इतनी सुंदर लग रही थी। नहीं, मैंने कहा, चक्कर में मंजुल की तरह मुझे दिलचस्पी नहीं थी। छोड़ पड़े इला को। सुशीला मौसी तो चहक रही थी आज उस राजपूतों सी शान वाले महेंद्र राणा के सामने। दोनों गणित के विद्वान हैं, आपसदारी तो होगी। बिना शोक नेपाली लिबास पहने गणित साझा कैसे किया जा सकता है? शोक कहाँ, जरा रंगीन था, जरा की बेहद। अरे अमूमन वे गहरे रंग पहनती नहीं, इसलिए तुझे लगा। हाँ, इला का लिबास रंगारंग था। मैं उसे बतलाने को मरी जा रही थी कि इला ने कहानी सुनाई, पर जानती थी उसे राज रखना जरूरी था। मंजुल को इला में उतनी दिलचस्पी नहीं थी जितनी मुझे। किसी से कह बैठी तो, अरे बोरिंग इला को छोड़, बच्चा है, मौसी की बात कर। तुझे नहीं लगा वे राणा पर फिदा है? नहीं, मैंने जिद करके कहा। जा घन चक्कर, वो मम्मी से मालूमात करने चल गई। कुछ महीने बीत गए। इस बीच इला के माथे गालों पर गुलाबी रंग निकल आया। सुशीला मौसी पहले से जवान दिखने लगी। गर्मियों की छुट्टी में दोनों नेपाल घूम आए। लौटे तो और नेपाली परिधान लेकर, पहले वाले से ज्यादा सलीकेदार और कई रंगों में। एक तो सूफियाने, एक तो शो। हम मेरठ गए तो वही लिबास पहने नजर आए। वे दिल्ली आए तब भी। सबसे बड़ी बात यह हुई कि इला को एक बार भी अस्थमा का दौरा न पड़ा। लगा गर्मी नहीं, उनके जीवन में बसंत आ गया। पर इला को कब दौरा पड़ेगा कहा नहीं जा सकता था। मम्मी, पिताजी, हम सब डॉक्टर भोपाल सिंह से सहमत थे कि उसका ताल्लुक मौसम या धूल पराग हवा से नहीं, नसों के तनाव से था, जो कभी भी किसी भी मौसम में तारी हो सकता था। उसकी गति सुशीला मौसी के हाथों। 5 महीने खुशगवार गुजरे। मुझे मंजुल की बात में दम दिखने लगा। मौसी का जीवन उनकी शादी की शुरुआती बरसों जितना तो नहीं, पर पिछले सालों से ज्यादा खुशनुमा हो गया। महेंद्र राणा से भी बीच में 1-2 बार मिलना हुआ। दिलदार, मिलनसार और मौसी के साथ इला की खुशी से खुश होने वाला लगा। क्या मौसी उससे संबंध बनाएंगी? उनके बीच इश्क था जरूर, प्लेटोनिक या जिस्मानी, हम कयास ही लगा सकते थे। मम्मी पिताजी फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे। सवाल करने का सवाल न था। जब बतलाना होगा सुशीला खुद बतलाएगी। 1 महीना हो चला तो मम्मी ने एक निजी क्षण में हिम्मत कर मौसी से पूछा, महेंद्र राणा का खत आया होगा? कब आएगी दिल्ली? मौसी काफी देर चुप रही, फिर सपाट स्वर में बोली, जान लो कांता, मैं ज्यादा दिन किसी से रिश्ता नहीं रख सकती। रिश्ता माने? मम्मी ने छलांग लगा दी। जिस्मानी जरूरत हर इंसान को होती है, खींचते रहने का औचित्य नहीं होता। मौसी ने इतने सपाट सुर में कहा कि मम्मी आगे कुछ कह न सकी। आज से 60 बरस पहले की बात है। अब यौवन से बुढ़ापे तक आते मुझे लगने लगा है कि पहले की औरतें ज्यादा बेलौस होती थी, बेलाग होती थी, कम से कम आपसी संवाद में। काफी देर बाद मम्मी ने पूरी हिम्मत दांव पर लगाकर कहा, इला को भी कुछ आजादी दो ना। नहीं, उसका जीवन मेरे जैसा त्रासद नहीं होगा। मम्मी ने ही पूछा, तुम कैसे जानती हो? कहा, नॉर्मल परिवार में रहेगी तो ज्यादा सुरक्षित महसूस करेगी, सेहत भी बेहतर रहेगी। तुम रहोगी ही देखने को कि उसके साथ बेइंसाफी ना हो। मेरा मतलब, अगर तुम, अरे इतना घुमा फिरा कर कहने की जरूरत नहीं है कांता, मैं दोबारा शादी नहीं कर सकती। महेंद्र राणा को तुम प्यार करती थी, प्यार कर सकती हो तो शादी भी।
नहीं, प्यार की तरह शादी जब चाहो तत्काल खत्म नहीं की जा सकती। मैं दीवार से कान लगाए सुन रही थी, हैरान परेशान उठ गई। इला के लिए निस्तार था नहीं। विरोधाभास देखे, एक नहीं दो। एक, नाजो अदा की मलिका, हसीन और कामुक जो मौसी नहीं, हर अदा से परे, गणित की थ्योरम सी तर्क संगत और नीरस दिखती सुशीला मौसी, जिंदगी में काम वासना को सही परिप्रेक्ष्य में रख नियम कायदों से परे जी रही। दूसरा, वही सुशीला मौसी मानने को तैयार न थी कि बेटी को नियमों की चिरह बख्तर पहना महफूज रखने की कोशिश में उसकी जिंदगी मुसलसल तबाह कर रही है। हो गया? जी जी, शुक्रिया मृदुला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद एक पन्ना है सिर्फ, हाँ पढ़ दूं? आप प्लीज, हाँ अच्छा ही लगेगा जी। जी उसकी सर। बाद की कहानी छोटी है। महेंद्र राणा जैसे प्रसंग कई बार दोहराए गए। हर बार अलहदा प्रदेश से आया युवक, अलहदा लिबास, इला की अस्थमा से वक्ती छूट, मौसी का आंशिक रूप से रसिक हो उठना, इला की गुप्त गायन में सोज और लय की वृद्धि, उनका बाहर घूमने जाना, कुछ वक्त बाद वही अनुशासन, इला पर पाबंदियों में सख्ती, वही अस्थमा का दौरा, साल दर साल दोस्त युवक की उम्र कम होती जा रही थी। शक होता कि उसकी दिलचस्पी सुशीला में है या इला में। नाना से इला को ज्ञान का अथाह भंडार मिला। उससे प्रेरित हो उसने ठान लिया कि मेडिकल की पढ़ाई करके डॉक्टर बनेगी। मन की स्थिरता और निश्चय का नतीजा ये हुआ कि उसका अस्थमा काफूर हो गया। कुछ साल की निर्मम असहायता झेल फालिज पड़े नाना का देहांत हो गया। इला का निश्चय और दृढ़ हो गया। सुशीला नहीं चाहती थी वो दुनिया जहान के कीटाणुओं से घिरकर मेडिकल की पढ़ाई करे, पर इला अडिग थी। नाना के पास जो पूंजी बची थी इला के नाम कर गए थे, पर आर्थिक रूप से बिना गार्जियन आत्मनिर्भर होने के लिए 21 साल का होना जरूरी था। वो उतनी देर इंतजार नहीं कर सकती। 16 पूरा करते ही उसे प्री मेडिकल में दाखिला दिया। उसने माँ के वक्ती दोस्त से मदद ले बंबई के कॉलेज में दाखिला ले लिया। दिक्कत ना हुई क्योंकि स्कूल से उच्चतम अंकों में पास हुई थी। सुशीला ने एतराज किया तो धमकी दी कि उसे रोका गया तो वो उन सज्जन से शादी कर लेगी। हमेशा की तरह युवक की उम्र माँ बेटी के बीच की थी। नतीजतन मौसी की दोस्ती जल्दी खत्म हो गई। ये उनका आखिरी दोस्त था। पुलिस भेज इला को पकड़ मंगवाने जैसी क्रूर कार्रवाई उन्होंने नहीं की। हम सब इला के साथ थे और सुशीला के खिलाफ। उन्होंने उसके नाम की गई नाना की पूंजी उसे पहुंचा दी, जिससे पैसे की खातिर अनिश्चित काम न करना पड़े। उसके बाद वो लोहे की ऐसी शिला बन गई जिसे कुछ महसूस हो रहा है न या नहीं कोई नहीं जान सकता था। खुद को वैद्यकी की पढ़ाई, शोध और प्रैक्टिस में झोंक दिया। इला के डॉक्टर बनने तक मेरठ में बतौर वैद्य सुशीला राव की खासी थाक जम चुकी थी, शायद उतनी जितनी डॉक्टर भोपाल सिंह की खुदाई डॉक्टर की तरह थी। सुशीला में वो हमदर्दी और मिठास नहीं थी, पर उसूलों की पक्की। इसलिए रुक्षता के बावजूद कम फीस पर उत्तम इलाज पाने वाले संतुष्ट मरीजों की भीड़ लगी रहती। हो गया। जी जी, मैंने बहुत इसको बहुत 3 अंशों में बांटा था और सोचा था सिर्फ पहला पढ़ूंगी, फिर दूसरा पढ़ा, जी तीसरा भी पढ़ा। जी जी। और अच्छा ही हुआ कि एक पूरा जो अध्याय है बेहद बेहद रोचक और समय को बिल्कुल जीवंत करता हुआ जो यह अंश है, सभी साथियों को यह पसंद आया। तमाम लोग जुड़े हुए हैं और सभी लोगों की ऐसी कई प्रतिक्रियाएं हैं जो यहाँ पर जिसको हमने बीच बीच में रखा भी। रश्मि पाठक जी, मधु काकरिया जी, पूनम सिंह, उदय भानु पांडे जी, पी राज सिंह जी, उर्मिला शिरीष जी, विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी और तमाम लोग, रजनी ईरानी जी। उदय भानु पांडे जी की एक प्रतिक्रिया मैं यहाँ पर रख रहा हूं। वो शुरुआत में जब
रज्जो मौसी की और आपकी माता जी की चर्चा हो रही थी, वहां पर वो यह बात रख रहे थे, दीदी आपने आज मोहे न नारी नारी के रूपा, मोहे न नारी नारी के रूपा वाले सिद्धांत को डिमोलिश कर दिया। तो कैसे स्त्रियां एक दूसरे को लेकर भी प्यार में हैं और स्नेह के साथ हैं, कई ऐसे तमाम रंग आज हमें देखने को मिले। रजनी रानी जी की भी एक प्रतिक्रिया रख रहा हूं, आपके वक्तव्य से इमेजिनेशन भी वैसी ही हो रही है जैसे यथार्थ को देख रहे हूं, आपकी शैली बेहद प्रभावशाली है। ऐसे तमाम प्रतिक्रियाएं आई। सभी लोगों की प्रतिक्रियाएं शायद रखने में दिक्कत हो, मधु काकरिया जी की और कई लोगों की। विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी लिख रही हैं, कई ऐसी पंक्तियों को कोट की हैं, सब समय लालसा स्नेह कम पड़ जाता है आपको सुनते हुए, समय हो लालसा हो स्नेह हो सब कम पड़ जाता है। तो मित्रों, यह एक बेहद रोचक अंश हम लोगों ने सुने बेनायाब औरतें से। वे नायाब किस तरह की हैं इसे भी हमने देखा, किन किन चीजों को वो सही, किस तरह से उनमें निखार आए, कैसे जीवन के संघर्ष सहे, बच्चों को पाला, अलग अलग संस्कृतियां आई और फिर खोया भी, खोने के बाद वापस जीवन की ओर पहुंची। अगर हम सुशीला मौसी की बात करें, जीवन से वापस जुड़ाव के ऐसे कई कई रंग आए। और सबसे बड़ी बात कि किस तरह से लेखक इन चरित्रों के साथ क्रमवार हमारा परिचय कराता हुआ चलता है। स्त्री पुरुषों के जो बनते बिगड़ते संबंध हैं, उसके रंग हैं, वे आए, संगीत की बातें आई, जमीन जायदाद के झंझटें आई, और भाषा का जो अपना एक काव्यात्मक जो उसके प्रसंग हैं, जो काव्यात्मक उसकी जो उसका जो एक रूहानीपन है, जो उसके चहबच्चे जगह जगह दिखाई पड़े, वह भी हमें बड़े जोड़ते हुए चले। बतकही के वे नायाब सभी रंग आज हमें देखने को मिले जिनके लिए मृदुला गर्ग जानी जाती हैं। और सुख दुख के बीच हिचकोले खाता हुआ मन, सब कुछ तो है यहां। और जहां जहां वो ह्यूमर की बातें, रेडियो की बातें जो विस्तार से आई, और कहीं वह करुणा के रूप में आ रही है, कहीं वह ह्यूमर के रूप में आ रही है, कहीं वह खीज के रूप में आ रही है, वे सारी चीजें विभिन्न भौगोलिक सांस्कृतिक परिदृश्य की गलियों में भी हम घूमे, उत्तर प्रदेश में भी, महाराष्ट्र में भी, प्रेम, दाम्पत्य, संयुक्त परिवार के मनोभाव, और जब सुशीला मौसी अपने ही घर में आती हैं, वहां भी परिवर्तन की जो सुगबुगाहट थी और उसको लेकर जिस तरह के भाव पिता और पुत्री के बीच आए, वह सब, ये सब जो बारीक चीजें हैं जिसको मृदुला जी ने बखूबी पकड़ा है। बहुत ही अच्छा लगा। मैं कुछ मित्रों के नाम ले लूं, निर्मला सिंह जी, महेंद्र रंगा, शीजा एमपी, रश्मि पाठक, केशव मोहन पांडे, अनुमा आचार्य, उदय भानु पांडे, ओपी दुबे, अलका मिश्र, रजनी रानी, संजीव बख्शी जी, उर्मिला श्रीश, सोनू सिंह, पूजा पाठक, पी राज सिंह, प्रियांकाट सिन्हा, विजय शर्मा, नीलू पाटिल, प्रकाश कसडे, मधु काकरिया, राणा जी, अवधेश कुमार, पूनम सिंह, कंचन भारद्वाज, बबलू और तमाम लोग, प्रियंका गिरी, मनीष वर्मा, प्रतिभा, ये सभी लोग आज उपस्थित रहे। तो मित्रों, ये हमने आज एक बेहद कहिए रोचक और बेहद जीवंत पाठ सुना मृदुला जी से, मेरी मम्मी की नायाब सहेलियां। तो क्यों नहीं इनकी माता जी को भी हम देखते चले, जिन्हें मम्मी कहती हैं, उनको भी हम देखते चले। आज हमने थोड़ा सा अनुरोध करके इनसे अनुरोध किया मृदुला जी से कि हम उस चित्र को भी अपने मित्रों के साथ साझा करना चाहते हैं। मृदुला जी की
माता जी का चित्र आप देखिए स्क्रीन पर है। कुछ कहना चाहेंगी मृदुला जी? नहीं, एक बात, माता जी, मम्मी के बारे में नहीं, माता जी सुन के तो वो बहुत ही परेशान हो जाती। बिल्कुल इस बिल्कुल। पूरे जो कुछ मैंने सुनाया उसमें विलेन जो जी है वो रेडियो हाँ रेडियो बिल्कुल। खलनायक है। आज के जमाने में जो हर वक्त कान में लगा के घूमते रहते हैं ना सारे युवा, हम्म। शोर, वो संगीत नहीं होता, शोर होता है। जी एक एक क्या कहना चाहिए, डेसिबल पर पहुंचकर वो शोर बन जाता है, और वो जी शोर, उस शोर में जीते हैं। ये इसमें रेडियो खलनायक रेडियो है, कि वो मर रहा है आदमी, कुछ भी हो रहा है, रेडियो चलता जा रहा है, हम्म। बराबर चलता जा रहा है। और वो आज का नई पीढ़ी नहीं चला रही, वो बहुत पुरानी पीढ़ी चला रही, चलाती जा रही है। उसको जी संगीत का और शोर का जो फर्क है वो नहीं मालूम। जब मैं शेर और शायरी की बात कर रही थी या महफिलों की बात कर रही थी, तब वो लोग अपनी बात भी कहते थे तो किसी शेर में कहते थे, और बहुत धीमे से कहते थे। ये जो शोर था वो उस जैसे संवेदनशील संगीतकार को बर्दाश्त नहीं हो। और वो बार बार वो चीजें जिस तरह से आई या जिस जैसा उसका वर्णन हुआ, वह भी इस बात को स्पष्ट करता है। और कहीं न कहीं आज भी अगर देखें तो दिल्ली की ही बात करें तो पटाखों पर पाबंदी होने के बावजूद भी लोग कहाँ मानते हैं। और चाहे वह प्रदूषण हो या सड़कों पर बेवजह हॉर्न बजाने के प्रसंग हो, या ट्रेनों में भी जाइए तो हर कोई बगैर ईयरफोन के भी जो है कहीं ना कहीं तेज आवाज में मोबाइल से ही चीजों को सुन रहा है। तो ऐसे तो एक बड़ा कोलाज बन जाता है शोर का। उस ओर भी आपने यहाँ ध्यान दिलाया, और उस समय उसी में वह दुखी भी हो रहा है उसी आवाज के बीच। तो निश्चय ही यह एक महत्वपूर्ण टिप्पणी है बगैर कुछ कहे लेखक की ओर से, मुझे ऐसा लगता है। तो मित्रों, ये स्क्रीन पर आप मृदुला गर्ग जी की मां को देख रहे हैं, रविकांता जैन जी को, जिनके बारे में तो आज कम मगर कहीं न कहीं इन सहेलियों के बीच भी वे उपस्थित रही। और मृदुला जी का जो अपना अवलोकन है पीढ़ियों के साथ, जिस तरह वे जुड़ती रही, कई बार बातें स्पष्ट हो रही हैं। जो सुशीला मौसी की जो बेटी है वो हम उम्र है, या कई बार माँ और बड़ी बहन और इन जो आगंतुक लोग हैं या आसपास के लोग हैं उनको सुनना, उनके बारे में जानना, तो किस तरह से कितने ध्यान से एक लेखक अपने उन चरित्रों को, अपने उन लोगों पर नजर रखता है। और बेनायाब औरतें में मृदुला जी ने उन्हीं स्त्रियों की कहानी को, उनके ही संस्मरणों को जगह दी है जो सचमुच में नायाब हैं। और वे नायाब क्यों हैं इसे हमने सुना ही, समझा ही। बहुत बहुत शुक्रिया मृदुला जी, अच्छा लगा बहुत आपने समय शुक्रिया, निकाला। आप लोगों ने इतनी नमस्कार। देर मुझे बर्दाश्त किया, उसके लिए शुक्रिया। जी नमस्कार। मृदुला जी पर यह मित्रों एकाग्र जारी है, और हमने अनुरोध किया था कि बीच में कुछ अंश पढ़ दें, तो अच्छा ही हुआ कि बिल्कुल नया अंश आज हमने सुना। और यह किताब शीघ्र आए, हम सभी की यही इच्छा है और हम सभी की यही शुभकामना है। और जब इस एकाग्र का हम लोग समापन करेंगे तो हम एक बार पुनः अनुरोध करेंगे कि मृदुला जी से ही वह समापन हो। इस बीच अलग अलग अनुशासनों से लोग आएंगे और मृदुला जी पर और उनके साहित्य पर यह चर्चा जारी रहेगी। नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्कार।